दोस्तों, घूमता आईना में आप लोगों का स्वागत है। 2-3 मिनट विलंब हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। अच्छा, बंगाल के ऊपर आज हम बात करेंगे और बंगाल में मेरा अपना मानना है कि ममता चुनाव हार चुकी हैं। क्यों ऐसा मानना है, ये आज शाम को लोकतंत्र का नृत्य में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक अलग बात करते हैं ऑन अ सीरियस नोट। इस प्रोग्राम का नाम भाव ने विमर्श रखा है। हालांकि विमर्श अलग से लिख के नहीं आता, मैंने आंखों देखी इसलिए रखा है क्योंकि सब भाव का आंखों देखा है। तो ये एक विमर्श है, एक सीरियस विमर्श है। इसमें हम जो हालिया घटनाक्रम है उसके पीछे जाकर झांकने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उस लार्जर इश्यूज क्या है। तो आज भाव हम लोग स्पेशल भाव आपका घूमता आईना पे स्वागत है। और हमारे दर्शक हफ्ते में एक बार आपकी बड़ी प्रतीक्षा करते हैं। आपकी तो फैन फॉलोइंग है ही है। तो आज जैसे मैं भी आपको विभिन्न चैनलों पर सुनता रहता हूं, आपका स्वयं का भी मानना है, आप मुझसे बातचीत में भी कह रहे थे कि ममता बनर्जी फंसी हुई हैं और कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव हारी जाए इस बार। पर सवाल ये है कि ममता जीत हार जाएंगी, भाजपा जीत जाएगी। इसके पहले किसी जमाने में इसी तरह की अकुलाहट, इसी तरह की बेचैनी वामपंथी सरकार में देखी जाती थी कि भैया इनसे पीछा कब छूटेगा। 30 साल तक वो बंगाल पे हावी रहे और माना गया कि साहब इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं, किस तरह छुड़ाएं। और अंत में ममता ने किसी तरह वामपंथ से बंगाल को मुक्त कराया, पश्चिम बंगाल को। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ममता वामपंथियों से ज्यादा वामपंथी हो गई, तभी वो चुनाव जीती। जब वो सिंगूर टाटा, वह पूरा केस हम लोगों को याद है। और उसके बाद जो उनकी नीतियां हैं, उन्होंने वामपंथ को भी मात दे दी हर मामले में। तो भाऊ, आपके हिसाब से इस चुनाव में क्या केवल सत्ता बदलने, पार्टी बदलने तक की एक जिसे कहना चाहिए दांव पे लगा है, कि इसके आगे बहुत कुछ, जैसा कि आप कहते हैं कि मात्र सत्ता परिवर्तन ही नहीं, बहुत कुछ बंगाल में दांव पे लगा है? देखो, मैं मानता हूं कि सत्तांतर जो होता है उससे भी इम्पोर्टेंट स्थित्यंतर होना चाहिए। क्या स्थिति में बदलाव आएगा? सीपीएम के जगह ममता आ गई तो आम जनता की जिंदगी में क्या स्थित्यंतर आ गया? कुछ बदलाव आ गया, कुछ परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन का मतलब सत्ता में बैठा चेहरा बदलना, सत्ता में बैठी पार्टी बदलना, इससे नहीं होता। सत्ता में बैठी विचारधारा बदलना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चिंता लोगों की जीवनी की होनी चाहिए। क्या उनके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। उल्टा एक बात हो जाती है कि जो नया कोई आया है वो पहले से बदतर होता है। यह अनुभवी है, अनुभव मैं बोल रहा हूं दुनिया में। यानी मुझे हमारे मराठी में एक बढ़िया किताब थी, झुंडीचे मानस शास्त्र, यानी मॉब मेंटेलिटी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसको मराठी में उसको झुंड बोलते हैं। झुंडीचे मानस शास्त्र यानी झुंड जैसे। देखो, हम आसमान में उड़ने वाले पंछियों का झुंड देखते, वो अकस्मात यहाँ आता है वहां आता है, जैसे बादल होता है, हजारों पंछी उसमें होते, एक ही जमात के होते, लेकिन अचानक ही यहाँ मुड़ रहा है, फिर वहां मुड़ रहा है। जिस ढंग से हम या वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लेमिंगो वगैरह, पानी पर बैठे, एक उड़ गया, उड़ता उड़ता पूरा का पूरा झुंड उड़ गया। तो जब इस तरीके से लोग बर्ताव करने लगते हैं, उनका नाम पार्टी होगा, गठबंधन होगा, संगठन होगा, तो एक तरीके की वो झुंड होती है। तो मैं मानता हूं कि एक विचारधारा हो, एक गठबंधन हो, एक पार्टी हो या एक नेता हो, वो चेहरा बदलने से आम लोगों के जिंदगी में अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो मैं मानता हूं कि वो लोकतंत्र का फेल्यूर है। क्योंकि लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आता है, क्या अच्छा बदलाव आ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। आपने जो कहा कि ममता वामपंथियों से भी ज्यादा वामपंथी हो गई, मतलब क्या है? मतलब बेकारी और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई, गुंडागिरी और बढ़ गई, ये जो कुछ विकास था वो रुक गया, रुक सा गया। तो ये क्यों हुआ, ये सोचना जरूरी है। क्योंकि आम जनता के एक समय था
जब हमारे देश में जब आहिस्ता आहिस्ता करके गोरों की सत्ता आ गई, ब्रिटिश आ गए, उनकी पहली राजधानी तो कोलकाता थी। बंगाल में उन्होंने अपने पैर पहले जमाए, बाद में आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली हो या साउथ हो वहां फैल गए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास जो है उसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी। और आज बंगाल कहाँ है कि मैं जो अभी चुनाव के कारण बहुत लोग बंगाल घूम रहे, उनके वीडियो देखता हूं तो ये कारखाने पिछले 40 साल से बंद पड़ा है, ये कोई कंपनी है वो 30 साल से बंद पड़ी है। तो ये क्या है? जहां से देश के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी वही आज इंडस्ट्रियली बीमारू स्टेट हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि मैं मानता हूं कि हम चेहरे बदलते रहे, हम सत्ता बदलते रहे, लेकिन स्थिति बदली है क्या? नहीं, क्योंकि स्थिति बदलने पर हम सोचते ही नहीं। जो पॉलिटिकली एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनका जो अलग अलग तरीके का विमर्श होता है वो आकर कहाँ रुकता है? क्या ममता हारेगी या ममता जीतेगी? क्या बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? बस उस पर है। लेकिन बीजेपी भी आकर क्या करेगी? आपको याद होगा कि 1998 से लेकर ममता जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई कांग्रेस से निकलकर। तो उनकी तकरार क्या थी कि मुझे या यहां बंगाल में सीपीएम की सत्ता हटानी है, सीपीएम को हराना है, बंगाल में परिवर्तन लाना है। और इसके लिए अगर सबसे बड़ी तगड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस है, 2 नंबर की पार्टी। तो कांग्रेस को, सीपीएम को और लेफ्ट फ्रंट को हराना जरूरी है। तो वो लगी रही, कभी बीजेपी को साथ लेकर लड़ी, कभी कांग्रेस को लेकर महाजोत बनकर लड़ी। अगले 13 साल निकल गए। 2011 में मेरा ख्याल है ममता दीदी ने सीपीएम को हराया और सत्ता बदल हो गया। लेकिन सत्ता बदल होने से क्या हुआ? बंगाल की आम जनता के जिंदगी में कौन सा ऐसा बड़ा परिवर्तन हो गया? कुछ नहीं। माँ माटी मानुष ये स्लोगन लेकर आ गई, लेकिन माँ कहाँ गई पता नहीं। माटी तो माटी रही है और मानुष कहाँ गया पता नहीं। ममता भूल गई जिनके खिलाफ लड़ रही थी वो खुद उस जैसी हो गई। और इसका कारण भी समझना जरूरी। आप जिस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ रहे हो तो इसके लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन एक बार आप जीत गए तो उसके बाद आपको सत्ता चलानी है, व्यवस्था चलानी है। तो व्यवस्था चलाने में एक व्यवस्था होनी जरूरी है, सिस्टम होनी जरूरी है। मुझे बताइए कि ममता की पार्टी में कोई व्यवस्था सिस्टम है या उनकी सरकार में कोई सिस्टम है? मुझे तो नहीं दिखाई देता। हर पार्टी में आप मोदी की सरकार देखते हो तो मोदी तो प्रधानमंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, फिर और उनके 8-10 तो ऐसे प्रमुख चेहरे जो हम देख सकते हैं कि ये चीज हैंडल कर रहा है, वो चीज हैंडल कर रहा है। ममता की पार्टी में आंदोलन ममता करेगी, चुनाव ममता लड़ेगी, चीफ मिनिस्टर ममता बनेगी, पार्टी की अध्यक्ष ममता होगी, पार्टी की सेक्रेटरी ममता होगी। तो पार्टी है कहाँ? ये वन मैन आर्मी हो गई, बाकी झुंड है कि इस बाजू घूम गई, इस बाजू झुंड घूम गई। तो सीपीएम को हराकर अगर बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं आया है तो आज भी मुझे डर ये बात है कि बीजेपी जीतेगी। हाँ, शायद मुझे लग रहा है जीतेगी जरूर, लेकिन क्या पता कि ये लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट नया चेहरा लेकर आएगी या तृणमूल का चेहरा जाएगा, बीजेपी का चेहरा आएगा। लेकिन अगर उनकी कार्य प्रणाली और कारोबार क्या उसी तरीके का रहेगा? क्या इसीलिए लोगों को बदलाव लाना है? परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का मतलब एक इंसान का, लीडर का चेहरा नहीं होता। परिवर्तन का मतलब आम जनता की जीवनी में कोई बदलाव आना चाहिए, सुखद अनुभव उसको होना चाहिए। क्या वो है? आप बताइए मुझे। और अगर ममता हारती है तो उसके बाद में बदलाव आएगा, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि जो बहुत सारे लोग पीएम में थे, लेफ्ट में थे, वही ममता को ज्वाइन कर गए। अभी वही लोग आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे। तो नाम बीजेपी का होगा, मुखौटा बीजेपी का होगा, लेकिन बदलाव से
बंगाल की जीवनी में क्या असली बदलाव आएगा सत्ता के बदलाव में? मुझे लगता है कि लोकतंत्र का अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी, ना कि ममता जीतेगी या बीजेपी हारेगी वगैरह इस पर। और वही, और ये जब हम करते हैं ना, तो आहिस्ते आहिस्ते पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो पत्रकार होते हैं, मानने वाले होते हैं, उनमें भी वो बदलाव आना शुरू होता है। वो आखिर में परिस्थिति में परिवर्तित होता है, प्रतिबिंबित होता है। अगर परामर्श में भी ये बात नहीं है, तो पार्टियों के पास, कार्यकर्ताओं के पास जो बदलाव करना चाहते, उनके पास ये बात पहुंचेगी कैसे? इसलिए मुझे लगता है कि हम जैसे कुछ गिने चुने पत्रकार हो, उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि भाई बंगाल में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये छोड़ो, आम जनता के जीवन में क्या फर्क आने वाला है। भाव, आपने अच्छी बात कही कि वामपंथी जितने थे, जितना वामपंथी कैडर था, पूरा का पूरा टीएमसी में चला गया, और जो टीएमसी है वो वामपंथ की भी एकदम बाप बन के खड़ी हो गई। और ये भी बात आपकी सही है कि केवल चेहरा बदल जाने से, पार्टी का ठप्पा बदल जाने से आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आता है। अब आप भाव जाने जाते हैं, आप उदाहरण बहुत अच्छे देते हैं, उसके लिए आप हमें एक उदाहरण दें जिसके लिहाज से जहां आपको लगता है कि सरकार बदली तो फर्क आया। एक ऐसा एग्जाम्पल अभी से लेके कभी तक। अब मैंने इस प्रोग्राम का नाम आपको देख ही रखा है, क्योंकि आपके पास इतना लंबा अनुभव है। तो अभी से लेके कभी तक एक एग्जाम्पल दे जब आपको लगता है कि सरकार बदली तो लोगों की जिंदगी में फर्क आया, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपके अपने स्टेट महाराष्ट्र में भी सरकार बदली है। हमने देखा है कि वहाँ पे फडणवीस का चेहरा सामने आया है, और पहले भी आया था, अब भी आया है, बीच में कुछ दिन के लिए उद्धव भाऊ भी आए थे। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में चेहरों के बदलने से कितना फर्क पड़ा? क्योंकि आफ्टरऑल ये पहले तो दोनों साथ ही हुआ करते थे, भाजपा और शिवसेना, उद्धव और फडणवीस। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे कितना फर्क पड़ा? और हमें अपने हिसाब से बताएं उस चुनाव के बारे में जिसमें आपको लगता है कि केवल चेहरा नहीं बदला, लोगों के जीवन में बदलाव भी आया, एक उदाहरण के तौर। देखो, बदलाव तो थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भी आ रहा है। हमने बिहार में देखा, बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, वैसी बात नहीं है। अगर कुछ 20 साल पहले बिहार में चुनाव से सत्ता बदल गई, तो उसमें कुछ तो बदलाव आ गया, कुछ तो बहुत बड़ा। यूपी में तो हम बोल सकते हैं कि जमीन आसमान का बदलाव आ गया। यूपी में हम देख रहे कि मायावती हो या अखिलेश हो या उसके पहले की सरकारें हो, उसमें जो चलता था उससे खूब बदलाव आ गया। लेकिन बंगाल में जिस ढंग से बदलाव आ गया, क्या उसका प्रतिबिंब या परावर्तन हमने जनता की जीवनी में देखा? तो नहीं देखा है। और इसका कारण मैं ये मानता हूं कि जब आप आंकड़ों की प्रजातंत्र में जाते हो कि भाई मेरे पास 51% प्लस है तो मेरी सरकार बनेगी, तो अगर आप आंकड़े पर निर्भर होने लगते हो, तब आप विचारधारा या अपनी पॉलिसी, अपनी नीति, उसको छोड़कर बहकते जाते हो। और बंगाल में मुझे वो लग रहा है कि ये आ गया, कल तृणमूल छोड़कर आ गया, ये कांग्रेस से छोड़कर आ गया, उसको आप ले रहे हो, तो आप आंकड़ों पर ज्यादा निर्भर दिखते हो। हाँ, लेकिन इसमें ये लोकतंत्र तो भाव आंकड़ों पर ही डिपेंड करता है। अगर आप आंकड़ों के गेम में नहीं जाएंगे, नंबर गेम में नहीं जाएंगे, तो आपकी सरकार ही नहीं बनेगी, फिर आप बदलाव लाएंगे कैसे? नहीं, मैं मानता हूं ना, मैं मानता हूं। देखो, एक बात बोलता हूं कि हमारे यहाँ बलात्कार का जो एक ये है प्रावधान है कानून में कि विथ हर कंसेंट विदाउट हर विल। मतलब क्या होता है कि आप एक औरत से शादी करते हो तो उसके साथ शरीर संबंध बनाना वो परमानेंट कंसेंट है, आपको मान्यता है। लेकिन क्या उस वक्त उसकी इच्छा है या नहीं, तो उसको बलात्कार बोला जाता है। क्योंकि उस वक्त उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी आपने जबरदस्ती की, इसके लिए उसको बलात्कार बोला जाता है। तो 51 या % से ज्यादा आपके वोट या सीट हो तो आपकी सत्ता होगी। लेकिन क्या मनमानी करने का आपको अधिकार मिला है? जिस ढंग से ममता संविधान का आधार लेकर
सेंटर के खिलाफ हर बार कुछ ना कुछ झगड़ा पैदा कर देती है कि इसके लिए आपको 51% दिया है, नहीं। तो इसलिए ये फर्क करना जरूरी होता है कि हाँ 51% का जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन उससे आपको बचे हुए 49% उनको पैरों तले रोने का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि हम 51% है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के 99 में जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे अरुण गुजराती, उन्होंने ऐसे आंकड़ों की जो लोकशाही होती है उसका एक अच्छा डेफिनेशन किया था। बोले हमारे यहाँ तो आंकड़ों की डेमोक्रेसी है। अरे 51% का मतलब 100% होता है और 49% का 0-0 होता है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये व्याख्या बनाई है, डेफिनेशन है। लेकिन डेफिनेशन का मतलब 100% सच्चाई नहीं होती। तो ये जो संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है वो नहीं होता। उसका परिणाम हम देखते कि भाई मेरे पास इतने आंकड़े हो गए, बस 1 मिनट में सब पलट गया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि विचार, दूसरी बात भी एक है उसमें कि हम विचारधारा में इतने घुस जाते हैं कि मानो रेडीमेड कपड़े जो होते हैं उसकी दुकान में चले गए। वो अपनी ऊंचाई देखता है, आपको टेप से नापता है और बोलता है ये शर्ट आपको फिट होगा, वो पतलून आपको फिट होगी, यानी उसने पहले से बनाई हुई पतलून है, उसमें आपको बैठना पड़ता है, आपके लिए अलग से सिलाया नहीं जाता। तो जब विचारधारा की राजनीति चलती है या चुनाव लड़े जाते हैं, तो आने के बाद आपकी नीति उसमें फिट बैठती है, ना कि आपकी जनता के लिए भले की बात है या नहीं। दिल्ली में तय होगा कि महाराष्ट्र के कौन से तहसील में कुआं बनेगा कि नहीं। अरे वहां की जरूरत है कि नहीं, देखो ना। नहीं नहीं, आपको अनुदान भेजा है, आपको कुआं बना। मुझे, मेरी अपनी बात बोलता हूं मैं, मेरे मामा के घर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में गया था 20-25 साल पहले, तो ये गोबर गैस के लिए सब्सिडी सरकार ने दे दी थी। तो मेरे मामा के घर में पहले से गोबर गैस का प्लांट था। तो मैं गया तो 2-2 दिखाई दे। मैंने बोला ये क्या है? नहीं, बोले वो तो सब्सिडी का है। मैंने बोला अगर पहले से है तो सब्सिडी का बनाया क्यों? तो बोला नहीं, वो जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको 10 घर बनाने थे, 10 घर में बनाना था, वो गले पड़ गया कि नहीं आपके यहाँ बनाऊंगा, आपके यहाँ 10 जानवर है तो गोबर ज्यादा निकलता है, तो 2-2 गोबर में। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। जहां जरूरी है कि नहीं वो देखकर अगर आपकी नीतियां तय होगी और आपकी नीतियां आपके विचारधारा के अधीन रहेगी तो भी गड़बड़ हो जाती है। क्या आपकी विचारधारा वहां की डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पैरेलल या उपयुक्त है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अब देखिए दुनिया बदल गई है, क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज हो गया, जागतिकीकरण हो गया। उसके बाद आप अगर 40-50 साल पुराने लेबर लॉज लेकर चलोगे तो आप बीच में फंस जाते हो। आपके यहां यूनियन जोर शोर से चलेगी, कोई नई डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट लेकर आता है और आप उसकी टांग अड़ाकर बैठोगे, तो उसकी तो बंगाल की हालत वो है ना, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है। क्यों? कि अगर आपकी कंपनी बनेगी, यूनियन मेरी रहेगी, यूनियन में आपको जो मजदूर चाहिए सप्लाई मैं करूंगा, आपको ईंट चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको रेत चाहिए तो मुझसे लेनी पड़ेगी। तो ये जो बात है इससे डेवलपमेंट रुक जाती है। वहां का माहौल जो होगा उस माहौल के आधार पर आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ना कि आपकी विचारधारा पार्टी की उसके आधार पर। वहां की जो जनता है उस जनता की इच्छा अनुसार उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब हमने, आपको याद होगा यूपीए के समय में स्ट्रक्चर कमेटी बनाई थी, तो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी और यहाँ एक संस्था है मार्गी प्रबोधिनी करके, वहां कुछ 11 लोगों ने उसका बहुत अच्छा स्टडी किया था स्ट्रक्चर कमेटी का, कि मुस्लिम कम्युनिटी की डेवलपमेंट कैसे की जाए, और उस पर बढ़िया अभ्यास करके वो रिसर्च पेपर लेकर आए थे और बैठे थे। तो अलग अलग सवाल, तो मैंने उनको एक पूछा था
आपने सब जाकर स्टडी किया है, लेकिन मुझे एक बताइए, आम मुस्लिम से पूछकर उसको क्या चाहिए, वो किस चीज को डेवलपमेंट मानता है, वो किस चीज को प्रगति मानता है? क्या आम मुस्लिम जनता से आपने बात की? बोले नहीं, हमने उसमें जो एक्सपर्ट है, वो स्कॉलर है, उनसे बात की। तो जो आम मुस्लिम है उसको तो दुनिया में इस्लाम की सत्ता लानी है, तो सच्चर कमेटी की सिफारिश से मुस्लिम की डेवलपमेंट कैसी आएगी? उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जब तक आम जनता, अब बीच में कहीं एक ने वीडियो देखा था, तो उसने पूछा कि अरे आपके उस महिला के कुछ 7 बच्चे थे, तो बोले आप पाल सकते हो? नहीं नहीं, मोदी तो हमको राशन दे देता है। तो बोला इतने बच्चे क्यों पैदा करते हो? तो बोली अल्लाह की देन है। तो बोले अल्लाह की देन करके बच्चा पैदा करोगे और राशन मोदी ने देना है, और फिर भी मोदी को गाली दोगे, वोट तो नहीं दोगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे निकलना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। और इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब कोई पार्टी जीतेगी या हारेगी, इस पर हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उस चुनाव क्षेत्र से चुनकर आया हुआ जो कोई है वो उस चुनाव क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्या उसकी पार्टी उसको रिप्रेजेंट करती है? अगर हमारे महाराष्ट्र में 56 एमएलए चुनकर आए थे उद्धव की पार्टी के, उनको लोगों ने वोट किस लिए दिया था? कि हमको कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में नहीं चाहिए, लेकिन उन पर थोपा गया नहीं, हम तो उनके साथ जाकर सरकार बनाएंगे, जिनको लोगों ने, बहुसंख्यक लोगों ने नकारा है, उनको सत्ता में बिठाएंगे। और जो एमएलए 40 उसके खिलाफ गए, उन पर पक्षांतर कानून लगाया गया, कोर्ट कचहरी अभी भी चल रही है। तो ये कैसी विडंबना है? जो अपने इलाके के वोटर की इच्छा व्यक्त करने गए उनको ही गुनहगार माना जा रहा है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? हमें ये समझना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए ममता के नाम पर कोई भी, अभी जो कुछ मैंने सुना, 4 राज्यसभा के थे, उसमें मुस्लिमों के वोट लेकर ममता आई है, और कोई मौलवी का एक वीडियो मैंने देखा, वो तो ममता को गाली दे रहा है, हमारे वीडियो लिए, और आप एलजीबीटी के किसी को आपने राज्यसभा में भेज दिया कि हमने आपको इसलिए वोट दिए थे। मौलाना होगा, मुस्लिम होगा, लेकिन उसने ममता को किस हेतु से वोट दिया है, और ममता उसकी इच्छा के खिलाफ किसी को कैंडिडेट बना रही है राज्यसभा का। तो ये पूरे डेमोक्रेसी की विडंबना चल रही है, ऐसे मैं मानता हूं। क्योंकि हम उस जिसको चुनकर दे रहे हैं उसको, उस मुस्लिम इलाके के कम से कम ममता के समझो 15 एमएलए हो गए, उन्होंने आक्षेप लेना चाहिए, नहीं हम इसको, अगर तुम कैंडिडेट बना रहे हो, इस्लाम के खिलाफ है, हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया है, हम इसके खिलाफ बीजेपी के साथ भी जाएंगे, बीजेपी के कैंडिडेट को राज्यसभा भेजेंगे। क्या वो बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते तो वो डेमोक्रेसी की विडंबना है, क्योंकि जिसमें वोटर की इच्छा प्रतिबिंबित नहीं होती, उल्टा उसके खिलाफ जा रहे। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमको यह सोचना जरूरी है कि क्या परिवर्तन आएगा, क्या जनता की इच्छा सरकार के काम में प्रतिबिंबित होगी, नीयत में और नीति में प्रतिबिंबित होगी। अगर नहीं हो रही है तो क्या हम उनका कान पकड़ सकते हैं? उस पर चर्चा कम से कम पत्रकारों ने करनी चाहिए। हम लगे हैं कहा कि ममता हारेगी, बीजेपी जीतेगी। अरे कोई भी हारे, कोई भी जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता दिल्ली जाएगी तो मोदी के लिए बुके लेकर जाएगी, और मोदी कोलकाता आएंगे तो ममता के लिए शॉल लेकर आएंगे। तो साले हम क्यों एक दूसरे से सर टकरा रहे? भाव देखिए, हम 2 तरह के, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, 2-3 तरह के अलग अलग लोकतंत्र हैं। एक तो जैसे भाव ने जिक्र किया, जिसका 51% आ गया उसको सब कुछ मिल गया, और जिसको 49% आ गया वो 0 हो गया। यानी 51% वाला सब कुछ चलाता है और 49% वाला शून्य हो जाता है। बल्कि हमने तो अमेरिका में ये भी देखा है कि जॉर्ज बुश को हमने देखा था, उसको कम वोट मिले थे, उसे कम वोट मिले थे, उसके बाद भी वो राष्ट्रपति हुआ, और अल गोरे को ज्यादा वोट मिले थे, उसके बाद भी वो नहीं बन पाया। फिर हम एक इजराइल का सिस्टम भी देखते हैं
जहां पर ये नहीं होता कि जिसके पास 51% वोट आ गया वो सब, बाकी वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। और आप सोचिए कि पिछले 80 साल में अभी तक वहां पे कोई एक बहुमत की सरकार जिसे कहता है नहीं बनी, ये सब मिली जुली सरकारें बनती हैं। तो अपनी अपनी सरकारों का अपना अपना एक कलेवर है, इसीलिए हमारे यहाँ एक विपक्ष की अवधारणा इतनी स्ट्रांग है, जिसके बारे में पिछली बार बात हुई थी भाव। लेकिन अब चूंकि हम लोग एक प्रोग्राम के एक अंतिम उसमें आ गए, आपने कहा था कि आधे घंटे से ज्यादा प्रोग्राम आपको बोलने में भी कष्ट होता है, तो एक बात मैं आपसे पूछूंगा। आपने कहा कि बिहार में अंतर आया। जब बिहार में नीतीश कुमार गए तो मैंने कहा, जब नीतीश कुमार के हटने की बात हुई तो मैंने कहा उन्होंने बिहार में जबरदस्त अंतर लाया और लालू यादव के राज को, लालू यादव के जंगल राज को रोका। उत्तर प्रदेश में अभी आपने खुद कहा कि योगी आदित्यनाथ कितना अंतर ले आए, हम सब ने देखा है। अब चलते चलते भाव ये भी बताएं कि जो बदलाव की बात हो रही थी, तो ये बदलाव अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में भी आपने कुछ बदलाव देखा, तो आप चलते चलते महाराष्ट्र में आए इस बदलाव का जिक्र करें भाव। आपको फडणवीस की सरकार में क्या पॉजिटिव बदलाव नजर आया? नहीं, बहुत जोर शोर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर के बहुत सारे लोग, अभी देखो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन मुंबई में हम देखते हैं तो अभी मराठी जो लोक संख्या है वो 30-32% से नीचे आ गई, 2/3 ज्यादा है। तो उनको भी हम संभाल लेते हैं। तो इसके लिए महाराष्ट्र में आहिस्ता आहिस्ता जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम देश भर के और प्रांतों से आने वालों को हमारे यहाँ समाविष्ट करके लेते। इसके लिए जरूरी है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आती है। जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा उसको और सुविधा चाहिए, वो प्रदान करना जरूरी है, वो हो रहा है। अब देखो बंगाल से बहुत सारे मैंने बीच में कोई स्टैटिस्टिक्स देखा था, महाराष्ट्र में जो नई कंपनियां आई पिछले 10 साल में, उसमें 24% अकेले बंगाल से उठकर आई है। तो ये तो बड़ा बदलाव है। जिनको ममता भगा रही है वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, कोई गुजरात में जा रहा है, कोई कर्नाटक में जा रहा है। तो क्या वो वहां रुके? ऐसा बदलाव जो है बंगाल में, वैसा बदलाव क्या ममता हारने के बाद बंगाल में आएगा? ये सोचना मैं मानता हूं जरूरी है, वो जरूरी है। सिर्फ बीजेपी जीतेगी इसलिए मैं बीजेपी का समर्थक हूं, मैं मानता हूं। फिर भी बीजेपी की जीत के बाद अगर वहां बदलाव नहीं होने वाला है तो वो जीत में ही मैं हार देखता हूं। क्योंकि एक बात है, अब जो मेंटालिटी बंगाल की राजनीति की या पब्लिक लाइफ की हम देखें तो एक बात हो गई है कि जो वहां के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, वो तोलाबाजी, हफ्तेबाजी, ये इतना पब्लिकली एक्सेप्टेड बात हो गई है। तो कल वो देखेंगे कि भाई सरकार इनके, यही तो सीपीएम के गुंडे थे, वो ममता के पास चले गए, कल वो यहां आएंगे। ये होता है। देखो मैं आपको एक माफिया की बात बोलता हूं। माफिया का जो उद्भव है वो इटाली में सिसिली में हुआ था। तो सिसिली एक ऐसा इलाका था जो हमेशा बाहर के लोगों के पैरों तले रौंदा गया। यानी इनकी बच्चियां, लड़कियां, औरतें उठाकर ली जाती थी, उनकी जो फसलें थी वो उठाकर लेके जाते थे, जो भी दूसरे देश के सैनिक होते थे उनको लूटते थे। तो ऐसे में कोई एकाधी गांव, एकाधी बस्ती का एक कोई मर्द होता था, वो जाकर किसी दुश्मन जो ऑक्यूपायर थे उनको मार देता था, मर्डर कर देता था। तो लोगों को पता होता था कि भाई अनुपम ने मारा है, लेकिन अनुपम का नाम कोई बताता नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि अनुपम मर्द है, अनुपम ने कुछ करके दिखाया। तो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए वो अनुपम के पास जाते थे, भाई मेरे से ऐसा अन्याय हुआ। तो वैसे ही अनुपम का दबदबा बन जाता था, उसको डॉन बोला जाता था। आगे चलकर उसको ब्लैक हैंड वगैरह वगैरह नाम दिए गए। तो कहने का मतलब है संजय दीक्षित का नाम लेकर उनको डॉन बना है। मेरा एग्जाम संजय दीक्षित का नाम लेकर ओरिजिनल माफिया की कहानी बोल रहा हूँ आपको। तो वो जो हो गया उसके बाद एक जब इसका कौन था वो, जब इटाली ने वो पूरा उधर एक सिस्टम बनाया, तो उसके बाद ये दादागिरी किसको करेंगे? उनको जो नजराना मिलता था तो उस पर उनका रुबाब चलता था।
लेकिन एक समय ऐसा गया कि कानून का राज आ गया तो ये करेंगे क्या, तो वैसी दहशत का इस्तेमाल वो उसी जनता के खिलाफ करने लगे। यानी कल तक जो उद्धारक थे वही गुंडे बन गए, उनको माफिया कहा जाता है। तो एक बात होती है ना कि एक सत्ता बदलने के बाद जब उनको पता चलता है, अब महाराष्ट्र में भी देखो बहुत सारे जो गांव गांव में बैठे हुए कांग्रेस और एनसीपी के लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुंडई को पुलिस और कानून की ताकत भी जरूरी होती है। तो इसलिए बंगाल में जो हुआ परिवर्तन नहीं हुआ, इसका कारण ये है कि सीपीएम जिस ढंग से चुनाव जीत कर आती थी उसका कारण गुंडे थे, और ममता के हाथ में सत्ता आने के बाद उन्होंने उनको एब्सॉर्ब कर लिया कि फिर हमको चुनकर आना है, बार बार चुनकर आना है, तो दादागिरी से काम चल। तो बीजेपी कल आएगी तो इसके बाद ये बदलाव होगा कि नहीं, ये देखो चुनाव जीतने की चिंता नहीं, इसलिए योगी बाबा बदलाव कर पाए। उनको सत्ता की लालसा नहीं है, जाएगी तो जाएगी, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से गुंडई को मटिया मेट कर दिया उससे बदलाव आ गया और जनता उस पर भरोसा करने लगी है। वही बात मेरा ख्याल है कि शुरू में पहले 5 साल में नीतीश कुमार ने भी की थी, और 5 साल बाद जब चुनाव हो गया तो लालू का सुपड़ा साफ हो गया था, 28 एमएलए बचे थे, अकेले नीतीश के 112, बीजेपी के 91 आ गए थे, 200 से ज्यादा उस बार भी आए थे 2010 में। फिर विचारधारा का गोबर खा लिया नीतीश ने, और 2013 और 14 में मिट्टी में मिल गया। तो कहने का मतलब है विचारधारा और कारोबार इसकी गलत नहीं होनी चाहिए। आपको जो अच्छा करना है वो करो, लोग आपके पास आते जाएंगे, शॉर्टकट मत ढूंढो। और विचारधारा के नाम पर शॉर्टकट हो जाता है तो वो बलात्कार शुरू हो जाता है। भाव आपने कहा था कि 30 मिनट ज्यादा आपको ना बुलवाया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, तो एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए और फिर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे। जैसे कुछ चीजें ऐसी शुरू हो जाती हैं कि सरकार कोई आए, नेता कोई आए, पॉलिसी बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद कर्नाटक में उनको झटका लगा और उनको समझ में आया कि बिना रेवड़ी बांटे उनका भी चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद अब उन्होंने, आपने देखा, फिर भाजपा ने भी रेवड़ी बांटी, हरियाणा में बांटी, महाराष्ट्र में बांटी, लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह आपने देखा महिलाओं को रेवड़ी बांटी गई। तो कुछ ऐसी योजनाएं शुरू हो जाती हैं वो खास तौर से जो कि जन साधारण को सीधे हिट करती हैं। तो ऐसे में फिर सरकार कोई आए और नेता कोई आए, भाव क्या संभव है उसमें बदलाव लाना? हाँ, बदलाव होगा ना। एक बात होती है, देखो गुंडई हिंसा गलत बात है, लेकिन लोहे को लोहा काटता है। गुंडई रोकने के लिए गुंडई करनी पड़ेगी। गुंडे माफिया मस्तवाल हो गए तो उनको सीधा करने के लिए गैर कानूनी रास्ता, योगी बाबा ने अपना एनकाउंटर कितने हो गए। हाँ, एक बार वो हो गए और उसका फायदा जब लोगों के समझ में आ जाता है, लोग अपने आप आपके पास आ जाते हैं, वो रेवड़ी नहीं मांगते, कोई भीख नहीं मांगते। तो पहले लोगों को अपने साथ लाओ और आहिस्ता आहिस्ता रेवड़ी बंद करो तो लोग मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो लाड़की बहना महाराष्ट्र में की थी विधानसभा के पहले, अब वो उसमें काट छाट बहुत सारी हो गई है, फिर भी विधानसभा के बाद जिला परिषद हो, कॉरपोरेशन हो, नगर पालिका का चुनाव बीजेपी और महायुति ने जीता है, लाड़की बहन की सब्सिडी कम करने के बावजूद, क्योंकि बीजेपी और महायुति की सरकार रहने का फायदा लोग अनुभव कर रहे हैं। एक बात होती है, रेवड़ी जो होती है ना, रेवड़ी से वोट मिलते हैं, गलत फहमी है, उससे वोट नहीं मिलते। हाँ, एक बात है कि जो पलड़े में आखिरी आलू या प्याज गिराया जाता है उससे पलड़ा नीचे जाता है, रेवड़ी उतनी होती है, लेकिन रेवड़ी की चर्चा मीडिया में बहुत होती है, रेवड़ी की चर्चा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाकी कचरा डालो, आखिर का प्याज डालो, और देखो 1 किलो हो गया, लेकिन बाकी कचरा होता है। रेवड़ी आप कौन सी दे रहे हो? केजरीवाल जो रेवड़ी बांटता था
तो उसके पलड़े में बाकी तो मिट्टी या पत्थर होते थे, आखिरी आलू डालता था, जिसको आप रेवड़ी बोलते हो। अगर बीजेपी अच्छा काम करना चाहती है और प्याज के प्याज डालकर और एक आलू डालती है, तो वो पूरे के पूरे आलू होते हैं। ये जब समझ में आता है, तब आपके ही पास आलू या प्याज या सब्जी खरीदने ग्राहक आ जाएगा, और आता है। तो किसको रेवड़ी बोलना है और किसको रेवड़ी ना बोलना है, ये भी संतुलित विचार की बात होती है। ये लेकिन भाऊ ये बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन है। आप इसको चलते चलते 2 मिनट में समझा ही दें कि आखिर किसको कहा जाए कि लोगों के हित के लिए योजना चल रही है और किसको कहा जाए कि लोगों को रिश्वत दी जा रही है। कौन सी योजनाओं को कहा जाए कि वो जनसाधारण के हित के लिए हैं, जनसाधारण का जीवन सुधारने के लिए हैं, जनसाधारण गरीबों की मदद के लिए, और किस योजना को माना जाए कि वो सीधे सीधे लोगों को रिश्वत दी जा रही है। इन दोनों में भाई कैसे अलग आप करेंगे? नहीं, लोग ले रहे, देखो लोगों को भी अनुभव करने देना जरूरी होता है। केजरीवाल ने रेवड़ी बांटते बांटते 10 साल निकाले, लेकिन इस बार उसकी रेवड़ी नहीं चली ना, नहीं चली, कि लोगों के समझ में आ गया कि ये साला आखिरी आलू डालता है, लेकिन उसके पहले तो पत्थर डाल रहा है पलड़े में। तो वही दिल्ली की जनता उसके खिलाफ हो गई थी। तो लोगों को भी समझ में आता है, कभी कभी लोगों को अनुभव देना भी जरूरी होता है, जरूरी होता है। तो कुछ समय के लिए आखिरी आलू करके रेवड़ी देनी पड़ती है, वो देनी पड़ेगी, लेकिन बाकी आपके पलड़े में आलू ही होने चाहिए, इसकी भी चिंता करना जरूरी है। तो इसके लिए रेवड़ी किसको बोले किसको ना बोले, ये देखो। हमारे यहाँ सत्यनारायण को जो करते हैं ना, हलवा आप बोलते हैं ना, तो हलवा जो होता है उसको, तो एक कटोरी भर हलवा होता है, वो प्रसाद नहीं होता है, लेकिन एक चम्मच भर होता है, वो प्रसाद होता है। तो वो फर्क समझना जरूरी है। और लोग बड़ी बात ही समझते हैं, बुद्धिजीवियों को थोड़ा देर में समझ आती है, ये बात है। चलिए प्रोग्राम को हम लोग वाइंड अप करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैंने पहला प्रश्न किया था भाव से, उसी प्रश्न के जवाब में जो पहली बात भाव ने कही थी, वो मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, क्योंकि फिर भाव दूसरी बात करने लगे, आप लोग का ध्यान बढ़ गया होगा। इन्होंने कहा इस बार ममता हार जाएगी, और भाव कितना भी कहें कि ममता के हारने या नहीं हारने से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है ममता के हारने से। और अगर भाव कह रहे हार जाएगी तो फिर आप मानिए हार जाएगी। इस पे हम लोग शाम को लोकतंत्र कन्नत में भी चर्चा करेंगे। अभी नहीं, ममता तो वैसे तो हारी है, जो छटपटा रही है उसका मतलब साफ है, वो खुद मान रही है वो हार रही है। लेकिन मैं उसके आगे चलकर देखता हूं कि ममता हारने से बदलाव आएगा कि नहीं, वो मेरी चिंता। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, बदलाव आएगा। 2.5 महीने से बोल रहा हूँ 150 से ज्यादा बीजेपी के आ जाएगी, ये तो मेरा आंकड़ा 2.5 महीने पहले का है, आज की बात नहीं है। लेकिन जब ये मैं मान लेता हूं कि हारने वाली है, तो क्या बदलाव आने वाला है, मैं उसके आगे की सोचते रहता हूं हमेशा। इसलिए मैंने वो बात छेड़ी कि क्या वो बदलाव आएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या ये नई तृणमूल बन जाएगी बीजेपी, वो भी नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता करनी पड़ती है। हम अपने बच्चे को सब सुविधा देते हैं, लेकिन वो बिगड़े नहीं, उसकी भी चिंता करनी पड़ती है। ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग एक सीरियस विमर्श कर रहे हैं भाऊ, इसीलिए इन मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात एक बार विमर्श में आ जाएगी तो और लोग विमर्श करेंगे, और ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। भाऊ आप आए, हमारे दर्शकों से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते अगले शनिवार हम फिर से इसी विमर्श में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक आर्य न हिम्मत बिसारिये न।